2 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल की एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। रात का समय था। अचानक कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगती। वर्कर्स ने सोचा कि ये कोई गैस लीक हुई है। वर्कर्स ने उस लीक को ढूंढना शुरू किया। वर्कर्स देखते हैं कि एक जगह एक पाइप से लिक्विड ड्रिप हो रहा है और उसके साथ ही एक येलोइश से कलर की गैस भी निकल रही है। वर्कर्स ने इस बारे में अपने सुपरवाइजर को भी बताया, लेकिन फिर सभी ने इसे एक वाटर लीकेज मान के इग्नोर कर दिया। अगले कुछ ही घंटों में ये गैस पूरी फैक्ट्री में फैल जाती है और फिर हवा के जरिए पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है। अगले 2 दिनों में इस गैस की वजह से भोपाल शहर में हजारों लोग मारे जाते हैं। इस हादसे को दुनिया का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर नाम दिया गया, द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखिए, ये जो हादसा है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन था। क्या वो कंपनी जिम्मेदार थी जिसकी ये फैक्ट्री थी? क्या सरकार यहाँ जिम्मेदार थी या फिर कोई और जिम्मेदार था? देखिए, भोपाल की जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ था वो फैक्ट्री एक अमेरिकन कंपनी की थी। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड जो थी वो एक काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी थी और दुनिया के कई देशों में इस कंपनी की फैक्ट्रियाँ फैली हुई थी। ये फैक्ट्रियाँ रॉकेट फ्यूल, बैटरी, पेस्टिसाइड जैसे प्रोडक्ट बनाया करती थी। साल 1934 में ये कंपनी इंडिया आती है और इंडिया में इसको यूसीआईएल नाम दिया जाता है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूसीआईएल का 49.1% स्टेक इंडियन इन्वेस्टर्स के पास था, जिनमें गवर्नमेंट और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स भी शामिल थे। 50.9% स्टेक इसका यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास था। देखिए, साल 1969 में ये जो कंपनी थी वो भोपाल के काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया में अपना एक प्लांट लगाती है। ये प्लांट एक खास तरह के पेस्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया था। इस पेस्टिसाइड का ब्रांड नेम था सेविन। ये जो सेविन पेस्टिसाइड था, इसको बनाने के लिए खास तरह के केमिकल की ज़रूरत होती थी, जिसको MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते थे। कंपनी ने जब ये प्लांट लगाया तो शुरू के कुछ सालों में ये लोग MIC को बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। देखिए, साल 1980 तक आते आते यूनियन कार्बाइड के कंपटीशन में कुछ और कंपनियां आ चुकी थी। इन कंपनियों की खास बात यह थी कि इनके जो प्रोडक्ट थे वो यूनियन कार्बाइड के सेविन की तुलना में थोड़े सस्ते थे। इस वजह से सेविन की सेल्स गिरना शुरू हो जाती है, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी अपने सेविन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देती है। ये जो कॉस्ट कम करने की वजह से यूनियन कार्बाइड कंपनी को नुकसान हुआ था, कंपनी इस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो आगे चल के इस डिजास्टर का कारण बनते हैं। देखिए, होता क्या है, कंपनी जो ये MIC को बाहर से इंपोर्ट करती थी, ये कंपनी डिसाइड करती है कि MIC को अब वो खुद से इसी प्लांट में मैन्युफैक्चर करेंगे। कंपनी को सरकार इसकी परमिशन दे देती है, लेकिन सरकार यहाँ ये ज़रूर बोलती है कि कंपनी एक इवैक्यूएशन प्लान बनाए, लेकिन कंपनी ने वो प्लान कभी नहीं बनाया। बात यहाँ कंपनी के पैसे बचाने की थी, तो कंपनी अपनी वर्कफोर्स को कम कर देती है। इस प्लांट में सेफ्टी प्रिकॉशंस को बड़े पैमाने पर इग्नोर किया जाने लगता है। हालत ये हो जाती है कि इस प्लांट में आए दिन लीक होने लगते हैं। देखिए, यहाँ जब इतना कुछ गड़बड़ था तो किसी ने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, कुछ ट्रेड यूनियंस ने इसका विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध का कुछ खास असर इस प्लांट के ऑपरेशन पर होता नहीं है। प्लांट ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो ये डिजास्टर होने से पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस आदमी का नाम है राजकुमार केसवानी। ये जो मिस्टर केसवानी थे, ये पैसे से एक जर्नलिस्ट थे। होता क्या है, साल 1981 में इस प्लांट में काम करने वाले एक वर्कर को MIC से एक्सपोजर होता है। बाद में उसकी डेथ हो जाती है। जब इस बात का पता राजकुमार केसवानी को चलता है तो वो इस प्लांट में क्या कुछ चल रहा है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये जो जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी थे, ये इस प्लांट में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में एक लोकल वीकली न्यूज़पेपर जो रपट नाम से निकलता था, उसमें 3 आर्टिकल लिखते हैं। इनके टाइटल्स हैं 1 बाय 1, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, नंबर 2, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और नंबर 3, ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। ये जो तीनों आर्टिकल्स थे, इन तीनों आर्टिकल्स में जर्नलिस्ट केसवानी ने लिखा है कि ये जो भोपाल शहर के बीचों बीच ये यूनियन कार्बाइड कंपनी की जो फैक्ट्री है, ये कभी भी भोपाल शहर में तबाही का कारण बन सकती है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें काम ठीक से नहीं हो रहा है और ये हादसा इतना खतरनाक हो सकता है पूरा भोपाल शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन उस समय किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जर्नलिस्ट केसवानी ने न केवल इस वीकली न्यूज़पेपर में ये 3 आर्टिकल लिखे, बल्कि उस समय के MP के CM और देश के PM तक को लेटर लिख दिया था कि इस प्लांट में काम ठीक से नहीं हो रहा है।
देखिए साल 1980 के बाद से जब कंपनी ने इस प्लांट में एमआईसी को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था, तो एमआईसी को स्टोर करने के लिए इस प्लांट में 3 टैंक बनाए गए थे। टैंक्स को नाम दिया गया था E610, E611 और E619। ये जो टैंक 610 और 611 था, इसको तो एमआईसी से भर दिया जाता था, लेकिन ये जो टैंक 619 था, इसको पूरी तरह खाली रखा जाना था। देखिए टैंक में भरी हुई एमआईसी पानी के कांटेक्ट में ना आ जाए, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए टैंक में एमआईसी को नाइट्रोजन से कवर किया जाता था। हर टैंक के ऊपर 2 पाइप लगी होती थी। एक पाइप का काम था टैंक में नाइट्रोजन डालना और दूसरे पाइप का काम था टैंक से पॉइजनस गैसेस को बाहर निकालना। ये जो पॉइजनस गैसेस टैंक से बाहर निकलती थी, इन पॉइजनस गैसेस को आगे ले जाके वेंट गैस स्क्रबर नाम के एक इक्विपमेंट में जला दिया जाता था। देखिए कहने और सुनने में बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था, लेकिन अंदर ही अंदर इस प्लांट में बहुत सारी कमियां थी। जैसे नंबर 1, जब कंपनी ने इस प्लांट में एमआईसी को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था, उसी समय गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा था कि वो एक इवैक्यूएशन प्लान बनाए, लेकिन कंपनी ने वो प्लान कभी नहीं बनाया। नंबर 2, ये जो टैंक E619 था, इसको इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाना था, लेकिन जिस समय ये डिजास्टर हुआ उस समय टैंक E619 में एमआईसी भरी हुई थी। नंबर 3, ये तो टैंक E611 और E610 था, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन टैंक्स को 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक से ज़्यादा नहीं भरा जाना था, लेकिन जिस समय डिजास्टर हुआ उनमें 60% ऑफ वॉल्यूम से ज़्यादा एमआईसी भरी हुई थी। नंबर 4, मैंने बताया कि हर टैंक के ऊपर 2 पाइप लगी होती थी, जिनमें से एक पाइप का काम था टैंक्स में से पॉइजनस गैसेस को बाहर निकालना और उन्हें आगे ले जाके वेंट गैस स्क्रबर में जला देना। लेकिन यह दिक्कत ये थी कि जिस समय ये डिजास्टर हुआ उस समय ये जो वेंट गैस स्क्रबर इस प्लांट में लगा हुआ था वो बंद था। नंबर 5, 3 में से 2 टैंक का प्रेशर सही नहीं था। नंबर 6, टैंक्स में जो एमआईसी का लेवल दिखाने वाला इंडिकेटर था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। नंबर 7, एमआईसी टैंक्स में टेम्परेचर बढ़ने पर यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को वार्न करने के लिए एक अलार्म लगाया गया था, लेकिन यह दिक्कत ये थी कि ये जो अलार्म था उसको कई साल पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। नंबर 8, अगर प्लांट में कुछ भी गलत होता तो वार्न करने के लिए 2 अलार्म लगाए गए थे, जिनमें से एक अलार्म था प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा बड़ा अलार्म था पब्लिक के लिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये जो दूसरा बड़ा अलार्म था इसको कई साल पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। 2 दिसंबर 1984, यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में रात के लगभग 9 बजे वर्कर्स ने अपना काम शुरू किया। इन वर्कर्स की एक रूटीन ड्यूटी थी कि ये एमआईसी टैंक्स पर लगी पाइप्स को धोया करते थे। हर रोज़ की तरह जब ये पाइप्स में पानी डालते हैं धोने के लिए तो कुछ चीज़ नोटिस करते हैं। ये वर्कर्स नोटिस करते हैं कि दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आया। वर्कर्स ने कुछ फिल्टर्स को साफ किया और फिर से इनमें पानी डाला, लेकिन फिर भी वर्कर्स ने देखा कि पानी बाहर नहीं आया। तो रात के करीब 11 बजे वर्कर्स अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करते हैं, तो सुपरवाइज़र ने कहा कि पानी को चलता रहने दो। देखिए आमतौर पर ऐसे पाइप्स के ऊपर स्लिप बाइंड नाम का एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया जाता है जो पानी को टैंक में जाने से रोकता है, लेकिन इस प्लांट में ये जो पाइप्स थे इनके ऊपर स्लिप बाइंड को नहीं लगाया गया था। तो एक्चुअल में रात के करीब 10 बजे टैंक E610 में पानी जाना शुरू हो जाता है। एमआईसी और पानी की ये जो रिएक्शन थी वो होना शुरू हो गई। करीब 1 घंटे बाद प्लांट में नए वर्कर्स आते हैं। वर्कर्स ने आने के साथ ही एक चीज़ नोटिस की। वर्कर्स ने नोटिस किया कि उनकी आंखें जल रही हैं। वर्कर्स ने एमआईसी टैंक्स को जाके चेक किया। प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वर्कर्स ने इसे सेफ समझा और फिर से काम में लग गए। कुछ समय बाद भी जब वर्कर्स की आंखें जलना बंद नहीं हुई तो वर्कर्स ने सोचा कि प्लांट में कहीं कोई लीक हुआ है। वर्कर्स उस लीक को ढूंढना शुरू करते हैं रात के करीब 11:45 पे। इसके बाद अगले 1 घंटे में एग्जैक्टली क्या हुआ था इसके ऊपर आज भी बहस की जाती है, लेकिन माना जाता है कि लगभग रात के 12:30 बजे वर्कर्स ने मान लिया था कि यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इस समय प्रेशर रीडिंग्स बहुत हाई थी। टैंक में प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ता गया। टैंक जो थे वो अंडरग्राउंड थे, तो ऊपर का कंक्रीट टूटना शुरू हो जाता है। टैंक में प्रेशर की वजह से टैंक का जो सेफ्टी वॉल्व था वो खुल जाता है और टैंक E610 से गैस तेज़ी से बाहर निकलना शुरू होती है। इसी समय जो पानी पाइप को धोने के लिए चालू किया गया था उसको बंद किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखिए मैंने वीडियो में पहले बताया कि हर टैंक पर 2 पाइप लगी होती थी, जिनमें से एक पाइप का काम था टैंक से निकलने वाली पॉइजनस गैसेस को बाहर निकालना और उन्हें आगे ले जाके वेंट गैस स्क्रबर में जला देना।
देखिए जब ये एक्सीडेंट होता है तो टैंक E610 से जो गैसेस बाहर निकलती है वो ये दूसरी पाइप्स के जरिए वेंट गैस स्क्रबर तक जाती है, लेकिन ये जो वेंट गैस स्क्रबर था ये बंद था, तो गैसेस सीधे हवा में एस्केप कर जाती है। इस प्लांट में जो वर्कर्स और वहाँ मौजूद जो लोग थे वो ये जो गैस बाहर निकल रही थी इसके ऊपर पानी डालते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट जहाँ से ये गैस बाहर निकल रही थी वो बहुत हाइट पर था, तो वहाँ पानी डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। रात के लगभग 1 बजे वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि अब सिचुएशन जो है वो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो वर्कर्स और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने फैक्ट्री को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो भोपाल शहर के लिए एक बड़ा ही खौफनाक मंजर था। गैस धीरे धीरे करके भोपाल के पूरे शहर में फैल जाती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, भोपाल शहर में चीख पुकार मच जाती है, कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं और कुछ लोग हाँफते हुए, कुछ लोग खांसते हुए मारे जाते हैं। घायलों को पास के हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स के साथ दिक्कत ये थी कि डॉक्टर्स को एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये कौन सी गैस का लीक हुआ है। डॉक्टर्स इसे अमोनिया या फॉस्जीन का लीकेज मान लेते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि MIC से एक्सपोजर के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। इस वजह से कुछ लोग हॉस्पिटल्स में भी मारे जाते हैं, लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स को मालूम चलता है कि ये MIC गैस का एक्सपोजर हुआ है यहाँ, तो डॉक्टर्स ठीक से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अगली सुबह तक भोपाल शहर में हज़ारों लोग मारे जा चुके थे। हॉस्पिटल्स जो थे वो इन गैस से एक्सपोजर हुए लोगों से भरे हुए थे। भोपाल शहर की गलियां, सड़कें सब जानवरों की डेड बॉडीज से भरी पड़ी थी। सेम डे भोपाल के हनुमानगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर की जाती है। ये जो FIR है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। देखिए जैसे ही एक्सीडेंट होता है यूनियन कार्बाइड कंपनी पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्लांट था इसमें कुछ मात्रा में अभी भी MIC बची हुई थी। कंपनी अपनी एक टीम भेजती है, वो टीम इस बची हुई MIC को एक कम पॉइजनस गैस में कन्वर्ट करती है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फेथ नाम दिया जाता है। इस एक्सीडेंट के 4 दिन बाद 7 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी के चीफ वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ ही समय बाद एंडरसन को बेल मिल जाती है और वो अमेरिका चले जाते हैं, फिर कभी लौटकर वो इंडिया नहीं आते हैं। देखिए सरकार के लिए इन गैस विक्टिम्स का केस एक एक करके कोर्ट में लड़ना थोड़ा मुश्किल था, तो अगले साल 1985 में सरकार पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करती है। इस एक्ट की मदद से सरकार को पूरी पावर मिल जाती है इन गैस विक्टिम्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की। कोर्ट में केस फाइट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी और गवर्नमेंट अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन में गवर्नमेंट ने कहा कि एक्चुअल में इस डिजास्टर के पीछे गलती यूनियन कार्बाइड कंपनी की है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपने स्टाफ को ठीक से ट्रेन नहीं किया और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ठीक से फॉलो नहीं किया। यूनियन कार्बाइड कंपनी कहती है कि यहाँ गलती गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने उन्हें सेफ्टी डिज़ाइन में चेंजेस नहीं करने दिए, और यहाँ कंपनी अपने वर्कर्स पर भी ब्लेम डालती है। कंपनी ने कहा कि वर्कर्स ने प्लांट को सैबोटेज किया है, प्लांट में वर्कर्स ने जानबूझ करके टैंक्स में पानी डाल दिया जिसकी वजह से हादसा हुआ। देखिए ये जो थियरी थी इसको कोर्ट में बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी इस थियरी के पीछे को ठोस एविडेंस नहीं दे पाती है कोर्ट में। ये जो केस था वो अगले 4 साल तक चलता है। फाइनली 14 फरवरी 1989 को इस कोर्ट केस का रिजल्ट आता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी और गवर्नमेंट के बीच एक सेटलमेंट होता है। यह तय किया जाता है कि कंपनी $470 मिलियन पे करेगी एज ए कंपनसेशन, माने कि उस समय के लगभग 800 करोड़ रुपए। इस सेटलमेंट के साथ ही कोर्ट केस खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि भोपाल के लोग खुश नहीं थे। लोगों का मानना था कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही मिले, साथ में जो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार थे उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो होता क्या है, साल 1991 में यह कोर्ट केस फिर से शुरू किया जाता है। मैंने बताया कि जिस दिन ये हादसा हुआ था सेम डे भोपाल के हनुमानगंज पुलिस स्टेशन में ये एक FIR रजिस्टर की गई थी। उसी FIR के बेस पे ये कोर्ट केस फिर से शुरू किया जाता है एज ए क्रिमिनल केस। केस कोर्ट में आगे बढ़ता है और 7 जून 2010 को कोर्ट केस का रिजल्ट आता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी के चीफ वॉरेन एंडरसन और 8 इंडियन ऑफिसर्स को कोर्ट ने दोषी माना। सजा की बात करें तो इन 8 इंडियन ऑफिसर्स को 2 साल की सजा और एक मामूली फाइन लगाया जाता है। ये लोग जो थे वो फाइन तो पे करते हैं, लेकिन सजा काटने के लिए कोई भी इनमें से जेल नहीं जाता है, क्योंकि सेम डे इनको बेल मिल जाती है। वॉरेन एंडरसन जो थे वो इंडिया छोड़ के चले गए थे और कभी भी इंडिया
में नहीं आते हैं और वो कोर्ट में कभी भी खुद से अपीयर नहीं करते हैं। हादसे के बाद से इंडस्ट्रीज़ को लेकर जो हमारे कानून थे उनमें कुछ बड़े बदलाव होते हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये होता है कि साल 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है, जो ये इंश्योर करता है कि इंडस्ट्रीज़ खुद से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाएं। अगले साल 1987 में फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन किया जाता है। खतरनाक फैक्ट्रीज के लिए सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल टीम, इमरजेंसी प्लान, इन सबको कंपलसरी कर दिया जाता है। वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग देना कानूनी रूप से ज़रूरी कर दिया जाता है। देखिए, ये जो हादसा था वो एक फैक्ट्री में एक खतरनाक केमिकल को स्टोर करने से जुड़ा हुआ था, तो इस चीज़ पर भी कानून बनते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में कितना हजार्डस मटेरियल स्टोर किया जा सकता है। इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन होगा, जो भी ऑक्यूपायर होगा किसी फैक्ट्री का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, इन चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इससे पहले इस चीज़ की क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। आज देखिए, हमारे कानूनों में जो भी गैप थे उनको आज के दिन के कानून के हिसाब से लगभग पूरा किया जा चुका है, लेकिन इस हादसे के जो विक्टिम्स थे उनको आज भी जस्टिस का इंतज़ार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।